नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बजट में किसे क्या मिला है, गुजरात के हिस्से क्या आया है, सूरत के डायमंड और टेक्सटाइल व्यापारियों ने बजट पर क्या कहा है, खोड़ा सिरप कांड में 7 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने फाइल की चार्जशीट है, और साथ ही यूके में 33 साल की सजा पाए दंपति को डबल मर्डर मामले में गुजरात लाने की तैयारी और अपील की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के अंतरिम बजट की, जिस पर देश की तरह ही गुजरात की निगाह भी टिकी रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2024 का अंतरिम बजट संसद में पेश किया। अंतरिम बजट में किस तरह की लोक लुभावन घोषणाओं से बचते हुए सरकार ने किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बजट में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास, घरों में सौर ऊर्जा लगाने की सौगात दी गई है। किसानों और नौजवानों में उम्मीद जगाने वाली कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। बजट प्रस्तावों को लेकर हर साल की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार भी शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जहां केंद्र के अंतरिम बजट को जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बताया है और प्रगतिशील बजट बताया है, वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बजट की कड़ी आलोचना की है। समाजना दरेक वर्गना लोकोनी जरूरियातनो ख्याल राखनारू आ सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी बजेट मान्य प्रधानमंत्रीश्रीना विकसित भारत एट 2047 विजन ने साकार करवानी प्रतिबद्धता ने नवो वेग अने ऊर्जा आपनारू छे। आ बजेट में जाहिर करेल रूरल हाउसिंग में 2 करोड़ नवा घरनु निर्माण करवानो लक्ष्यांक आवकारदायक छे। सोलर रूफटॉपनी नवी योजना थी 1 करोड़ कुटुंब ने आवरी लेवानी योजना थी गुजरात जेवा राज्य ने खूब फायदो थशे। कि आप पण गुजरातना छो त्यारे हीरा उद्योग ने फायदो थाय एटला माटे मंदी छे एवा संजोगोमां इम्पोर्ट ड्यूटी ए 50% घटाडजो। आ बजेटमां 1% पण फायदो हीरा उद्योग ने थाय ए रीते इम्पोर्ट ड्यूटी घटाड़ी नथी। एवी ज बीजी मांग अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड एमनी वात छे के बहारथी स्क्रेप एटले के बहार क्यांय देशमां कोई शिप ब्रेक कर्युं होय, भांग्युं होय अने एनो भंगार लावे, एनुं लोखंड लावे, तो एना उपर जो तमे कस्टम 0 राखो, इम्पोर्ट ड्यूटी 0 राखो। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से सूरत के डायमंड और टेक्सटाइल कारोबारी निराश नजर आए। हालांकि उनकी उम्मीदें कायम है। सूरत के व्यापारी और नई सरकार के नए बजट से रियायत की आशा कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सूरत डायमंड और टेक्सटाइल नगरी से देश और दुनिया में जाना जाता है। इन लोगों ने जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं डायमंड और टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग ये अंतरिम बजट को किस नज़र से देख रहे हैं? विजय भाई, क्या अपेक्षा थी इस बजट से और क्या कुछ मिला या नहीं मिला? इस बजट से हमें ऐसी अपेक्षाएं थी कि खास करके डायमंड इंडस्ट्री के अंदर कट एंड पॉलिश डायमंड के अंदर जो 5% ड्यूटी लगती है उसको कम करके 2.5% की जाए। जो बिफोर एक इंट्रोडक्शन के दौर पे था इम्प्रेस लाइसेंस, जो हमारा गुड्स जो लग्जरियस गुड्स है हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी क्वालिटी या रिजेक्शन के दौर पे 5% गुड्स रिटर्न आता है, उसके अंदर ड्यूटी जो लगती थी उसको नाबूद किया जाए। जो पहले हो रहा था उसको सिर्फ अप्लाई किया जाए। स्पेशल नोटिफाइड जोन करके जो प्राविधान बनाया है उसके अंदर अगर सिर्फ नॉमिनेटेड एजेंसी को ही अलाउड है कि वहाँ पे अपना गुड्स डिस्प्ले कर सके, तो छोटे व्यापारी के लिए भी ऐसी कोई सुविधा बनाई जाए जिसके अंदर वो वहाँ पे गुड्स डिस्प्ले कर सके और सेल कर सके। इसके अलावा गोल्ड की जो ड्यूटी है 15% से लेकर 4% की जाए, जिससे लिए हम इंटरनेशनल मार्केट को बीट कर सके। जेमस्टोन जो भी है उसके अंदर भी 0.50 ड्यूटी लगती है रफ डायमंड के अंदर इंपोर्ट करने के अंदर, उसको नाबूद की जाए। लैब ग्रोन डायमंड के अंदर सेम प्रोसेस है, उसको भी कुछ बदलाव किया जाए। लैब ग्रोन डायमंड एक स्टार्टअप इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई ग्रांट या सब्सिडी के दौर पे अगर कोई काम किया जाए जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बूस्टिंग मिले तो अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एक्सपोर्ट के लिए अगर ऊपर जा रहा है तो उसको अगर बेनिफिट मिले, हमारे वर्कर्स को बेनिफिट मिले, अगर हमारे कोई वर्कर्स के लिए सुविधा के अंदर आवास योजना भी की जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ऐसी अपेक्षाएं हमने इस बजट से रखी थी, पर इस बार हमें कुछ खास मूवमेंट और कमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। हम आशा करते हैं कि अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट बजट के अंदर अगर जैसे ही गवर्नमेंट बनती है और बजट पास करे और इस मुद्दों पे ध्यान दे के हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर पाए तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
मतलब व्यापारियों का जो भी कारोबार है उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या कुछ मिला सूरत को? स्वाभाविक है, उम्मीदें तो बहुत थी और है आज भी। और भारत जब वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है तो इकोनॉमी के सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और हमारे प्रधानमंत्री और नाना मंत्री जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वहाँ से लेकर के वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए लगे हैं। तो बहुत सी अपेक्षा थी कि इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन जो 2.5 लाख का है वो 5 लाख का था, और न्यू स्कीम में 3 लाख है तो वो बढ़ के भी 5 लाख हो तो आम आदमी को और इंडिविजुअल एसएससी को ये अच्छा रहता। एक अपेक्षा ये थी कि इन्वेस्टमेंट के एंगल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है और इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले एग्जेम्प्टेड था वो भी अबोलिश हो गया है, तो फिर से उसको ऐड करके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो एड्रेस किया जाए तो बहुत से कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस होंगे और कैपिटल मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। उनके साथ ये जो एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई का इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है मार्केट में, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, तो उनके साथ बाहर, भारत के बाहर जो लोग बसे हैं वो इंडियन ओरिजिन जो है, इंडियन डायस्पोरा है, दे आर ऑल्सो लव टू इंडिया एंड वुड लाइक टू इन्वेस्ट एंड वर्क विथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वेरियस बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो उनका इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्कीम हो और स्पेसिफिकली कुछ इंसेंटिव्स हो और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी यहाँ उनकी इनकम जनरेट हो रही हो तो उसमें भी इनकम टैक्स का कुछ बेनिफिट हो, तो मेरे ख्याल से वो रेमिटेंसेस बहुत बढ़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा है वो भी बढ़ेगा, और हमारे लोग जो बाहर है विश्व के देशों में है वो हमको सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री ने जो 12.5% जो कस्टम्स ड्यूटी थी उसमें 5% करने का उनको प्रस्ताव दिया था, और डायमंड सेक्टर्स में भी, कट एंड पॉलिश डायमंड्स में भी जो ड्यूटीज है उसमें कम हो सके, और जो मेन लैब ग्रोन डायमंड्स की जो न्यू स्टार्टअप्स है उसमें रियायत मिले तो वो लैब ग्रोन डायमंड्स भी उसमें ग्रो कर सके। और अगर गवर्नमेंट अगले अंतरिम बजट के बाद अगर पूर्ण बजट आता है उसमें जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर मूव करती है तो हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का फ़ायदा मिलेगा। अभी तो जो स्टेटस को है कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कुछ नया इम्प्रूवमेंट आया नहीं है और कुछ नई जाहिरात हुई नहीं है, मगर हमने जो प्रस्ताव रखे हैं वो हमें उम्मीद और आशा है कि नए बजट में जो आने वाले पूर्ण बजट है उसमें वो फुलफिल होगी। मेन हमारी तो 43BH की प्रस्तावना है जो 1 साल उसको एक्सटेंशन करें और मीडियम स्केल को भी अंडर एंट्री दे एज अ मैन्युफैक्चरर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से। तो माइक्रो और स्मॉल की जो इन लोगों की स्ट्रॉन्ग बनाने की जो योजना है वो फुलफिल हो सकती है। दूसरा, व्यापार उद्योग से जुड़े हैं हम, और ये हमारी संस्था व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। उसके अंतर्गत उन्होंने जो जीएसटी रिफंड दिया है 93 डेज के इस सामने 10 दिन के अंदर जीएसटी रिफंड देने का जो इनकम टैक्स और ये जो देने का किया, तो करोड़ों रुपया व्यापारियों को वहाँ जमा रहता है, और वो जो यहाँ रिलीज़ होगा पैसा तो अपने आप यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पूर्ण बजट नहीं था, एक इंटरिम बजट था, तो हो सकता है इंटरिम बजट होने के कारण कुछ बड़ी योजना या कुछ नई स्कीम की लॉन्चिंग नहीं हुआ है, जैसे कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है, जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं आया है, और उसके उपरांत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें जो अपेक्षाएं थी कि कोई अच्छी सब्सिडी की स्कीम आएगी, तो इंटरिम बजट होने के कारण वो भी डिक्लेयर नहीं हो पाई है। लेकिन हमें आशा है कि जब जुलाई में पूर्ण रूप का बजट आएगा वो बजट में हमारी ये सब अपेक्षाएं परिपूर्ण होगी, ऐसी हमें आशा है। अंतरिम बजट से कुछ ही दिन पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात को गिफ्ट सिटी का जिक्र किया था। निर्मला सीतारमण ने इसे विकसित भारत के विजन का प्रवेश द्वार बताया था। गुजरात सरकार भी गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए कमर कस चुकी है। गिफ्ट सिटी में पुलिसिंग की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, एकदम विकसित देशों जैसी होगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट कि आखिर ये गिफ्ट सिटी है क्या और किस तरह से इसे डेवलप किया जाएगा। गुजरात की गिफ्ट सिटी में अब तक की सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन के लिए नींव तैयार की जा रही है। देश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस केंद्र होने की वजह से यहाँ पर पुलिसिंग के सामने काफी सारी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें देखते हुए गांधीनगर पुलिस पूरी तरह से स्मार्ट पुलिसिंग पर फोकस कर रही है। No doubt,
गिफ्ट सिटी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है और गिफ्ट सिटी में डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग कंपनीज आ रही हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ भी होंगे। तो सभी की लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए और सभी को पुलिस की तरफ से इमीडिएट रेस्पॉन्स मिले, इन सभी मुद्दाओं को ध्यान में रखते हुए एक तो ऐसा पुलिस स्टेशन जो साइबर जैसे फ्रॉड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो जितने क्राइम्स हैं उनको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में पुलिस का जो मैन पावर हो वो बिल्कुल ट्रेंड हो। गिफ्ट सिटी में एक बड़े पुलिस स्टेशन के अलावा 5 और चौकियां भी बनेगी, जिससे यहां होने वाले क्राइम पर रोक लगाई जा सके। पुलिस का मानना है कि यहां सबसे बड़ा चैलेंज डाटा थेफ्ट और साइबर क्राइम का रहेगा। लिहाजा पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम और डेटा एक्सपर्ट भी खास तौर से नियुक्त किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर साइबर क्राइम से जुड़े विषयों पर खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके अनुसार एक पुलिस स्टेशन होगा। एक पुलिस स्टेशन के अलावा डिफरेंट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर डिफरेंट चौकीज़ होंगी, तो 4 to 5 चौकी होंगी। इसके अलावा कुछ आउटर पेरीफेरी की सिक्योरिटी के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे एंड ये बाहर की सिक्योरिटी के पुलिस पर्सनल होंगे। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में जो कोई क्राइम होता है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल वेल ट्रेंड जो साइबर फ्रॉड जैसी जो क्राइम है उनको रिजॉल्व करने में वेल ट्रेंड पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होंगे। इसके अलावा साइबर थेफ्ट है, डेटा थेफ्ट है, वो इश्यूज भी जहाँ कंपनीज होती हैं वहाँ पे ये नए प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं, तो उनमें भी बिल्कुल वेल ट्रेंड हो। साथ ही पुलिस का बिहेवियर और पुलिस स्मार्ट पुलिस हो। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहाल करने के लिए यहाँ शराबबंदी में छूट दी है। शराब पीने और पिलाने को लेकर यहाँ आने वाले सभी मेहमानों को नियमों का पालन करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस सरकारी गाइडलाइन के अनुसार वहाँ काम करेगी। गिफ्ट सिटी में पुलिस स्टेशन के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। जल्द ही इसका आवंटन होगा और पुलिस स्टेशन के लिए काम शुरू होगा। गांधीनगर गिफ्ट सिटी से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के खेड़ा जिले में बिलोदरा में 7 लोगों की जान लेने वाले सिरप कांड में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में 1800 पेज की नई चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तार 8 आरोपियों से पूछताछ की और जो सामने तथ्य आए हैं चार्जशीट में उन्हें पेश किया गया है। इस मामले की जांच पुलिस ने एसआईटी का गठन करके शुरू की थी। गुजरात के अलावा गोवा और महाराष्ट्र तक जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस जांच में पता ये चला कि 7 लोगों की मौत नकली आयुर्वेदिक सिरप के सेवन से हुई थी। आयुर्वेदिक सिरप में मेथनॉल की जो मौजूदगी है वो पाई गई थी। एसएफएल की जांच में भी अहम सबूत सामने आए हैं। अब अदालत में आरोपियों के गुनाह साबित करने की बारी है। तात्कालिक सरकार की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर ने गुना दाखिल करवाया था और गुना दाखिल करने के बाद तुरंत उसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो, उसको ध्यान में रख के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। ये पूरी एसआईटी ने 2 महीने तक हर एक मुद्दे की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके साइंटिफिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट करके जो 8 आरोपी है 8 आरोपी के खिलाफ नामदार कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। उसमें सभी इम्पोर्टेंट एविडेंसेस सबमिट किए गए हैं। टोटल 1800 पेजेस की चार्जशीट है और उसमें हर एक इम्पोर्टेंट एविडेंस सबमिट किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां करीब 7 साल के बाद जूनागढ़ के रहने वाले एक दंपति को कोर्ट ने 33 साल की सजा का ऐलान किया है। ये पूरा का पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये वो जेंटलमैन और वुमेन है जिन्हें 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने 33 साल की सजा सुनाई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स कवलजीत रायजादा है, जो गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला है और उसके साथ ही आरती धीर नेरोबी की रहने वाली है। इनके कपड़े और चेहरे की चमक से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इनके कारनामे उतने ही काले हैं। सूट बूट में दिखाई दे रहा ये दोनों लोग ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और नशे का काला कारोबार करते थे। दोनों एयरपोर्ट पर नौकरी की आड़ पर नशे की खेप दूसरे देश पहुंचाते थे। इन दोनों को ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने 514 किलो के ड्रग्स को लंदन से सिडनी सप्लाई करने का दोषी पाया है। दरअसल इनकी काली करतूत की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनकी चर्चा भारत में तब हुई जब ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई। इससे पहले इन्होंने साल 2017 में 12 साल के बच्चे को गोद लिया और बीमा की रकम के चलते उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी और दोनों इंग्लैंड फरार हो गए।
भारत सरकार ने दोनों के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी भी दाखिल की है। 7 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आरती कविजीक ने अमर भाई ने न्या लंडन लई जवाना था ने तो ई लोकोए पाछू आ लोकोए एम कीधुं के गुजरात में लई आववाना हता एने हत्या अमारी करी अमार गुनो सरकार में भारत में सरकार में अमारे न्याय अमारे देवरावे 35 વર્ષની સજા પડી છે એને ભારત સરકાર અમે અપીલ કરીએ છીએ કે અહીંયા ભારતમાં લઈ આવીને અમને અહીંયા સજા કરે ત્યારે અમે એનો ન્યાય મળશે। ये परिवार पिछले 7 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चंद पैसों के लालच में मासूम के कत्ल को अंजाम देने वाले ये हत्यारे अभी भी भारत के पकड़ से कोसों दूर हैं। दिलासे के तौर पर इन्हें जरूर 33 साल की सजा मिली है, लेकिन ऐसे कई गुनाहों का हिसाब अभी भी बाकी है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।